जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सब जानते हैं कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम अब अपने रोल आउट के काफी नजदीक पहुंच रहा है, और इसी क्रम में एक के बाद एक जो टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस हैं इस एयरक्राफ्ट की, वो पब्लिक के सामने रिवील की जाने लगी हैं। इसी बीच तेजस मार्क टू में इस्तेमाल किए जाने वाले एसा ट्रिपल एयू रेडार को लेकर के जो कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है जो सामने आई हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि ये रेडार उत्तम मार्क वन की तुलना में ना सिर्फ पावरफुल होने वाला है, बल्कि ऑलरेडी बहुत सारे इनहेंसमेंट्स को प्राप्त कर चुका है, बहुत सारे अपग्रेड्स को प्राप्त कर चुका है, और इसमें बहुत सारे जो डिजाइन मॉडिफिकेशंस हैं वो किए गए हैं, जो कि इसको तेजस मार्क टू के लिए एक सूटेबल रेडार बनाते हैं। इसमें आपको 912 जो टीआर मॉड्यूल्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें 896 यानी 896 एक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे और 16 रिसीव ओनली एलिमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। ये उत्तम मार्क वन की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होगा, और हाई नंबर्स ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स का सीधा मतलब ये है कि इसकी जो रेडार डिटेक्शन रेंज होगी ये काफ़ी ज़्यादा होगी, और इसकी जो टारगेट एक्विजिशन कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी इनहेंस होने वाली है, और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और यही कारण है कि तेजस मार्क टू के लिए ये रेडार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो इसकी हाइट को रिड्यूस किया गया है और उसकी विड्थ को इंक्रीज़ किया गया है, और उसको इस प्रकार से बनाया गया है कि तेजस मार्क टू की जो नोज़ कोन है उसमें पूरी तरीके से फिट आए। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो इंटीग्रेशन है वो भी काफ़ी आसान हो, और तेजस मार्क टू में इसकी परफॉर्मेंस किसी प्रकार से भी प्रभावित ना हो। जो एसा ट्रिपल एयू रेडार है ये बेसिकली सोफिस्टिकेटेड एक्स बैंड जो फ्रिक्वेंसी है इसको यूज़ करता है, जो कि टिपिकली मिलिट्री एप्लीकेशंस में एम्प्लॉय की जाती है, जो कि हाई रेजोल्यूशन ट्रैकिंग और टारगेट आइडेंटिफिकेशन में महत्वपूर्ण होती है। और ये रेडार काफ़ी लाइट वेट भी होने वाला है, और इसके जो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है ये इसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बना देगी। रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका वजन 90 किलो से भी कम होने वाला है, जो कि तेजस मार्क टू के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत और जापान को लेकर आ रही है। भारत और जापान के बीच में 15 नवंबर 2024 को एक मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को साइन किया जाता है, जहां पर दोनों देश मिल करके जो यूनिकॉर्न एंटीना कॉम्प्लेक्स है इनके को डेवलपमेंट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए एग्री हो जाते हैं, जो कि इंडियन वॉरशिप्स में इस्तेमाल किए जाने हैं। ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है, जहां पर दोनों देश पहली बार जो डिफेंस इक्विपमेंट है इसका को डेवलपमेंट या को प्रोडक्शन करने वाले हैं। अब अगर हम यूनिकॉर्न एंटीना कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये एक टेक्नोलॉजिकल मार्वेल है, जो कि जापानी नौसेना के लिए विकसित किया गया है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंपोजिट कम्युनिकेशन एंटीना है, जो कि वॉरशिप की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देता है, और इसे मुख्यतः जापान की जो फ्यूचर फ्रिगेट मल्टी रोल क्लास की वॉरशिप्स हैं, जिनको आप एफएफएम क्लास वॉरशिप या फिर अपग्रेडेड मगोमी क्लास की वॉरशिप्स कह सकते हैं, उनमें उपयोग करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। इसमें जो की इनोवेशन किया गया है यूनिकॉर्न में, उसके उसके पीछे की एक एबिलिटी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल ये मल्टीपल एंटीना को एक सिंगल इंटीग्रेटेड मेस्ट में कंसोलिडेट कर सकता है, और ये जो स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है ये बेसिकली रेडार क्रॉस सेक्शन को वॉरशिप पे काफ़ी कम कर देती है, जिसकी वजह से जो एनिमी रेडार है उनके लिए इसको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम यूनिकॉर्न एंटीना के की फीचर्स की बात करें तो सबसे बड़ा फीचर तो इसमें यही है कि जो रिड्यूस्ड रेडार क्रॉस सेक्शन है वो देखने को मिलता है। इसका जो कॉम्पैक्ट साइज है और केयरफुल एंटीना प्लेसमेंट है वो शिप के रेडार सिग्नेचर को काफ़ी मिनिमाइज कर देती है। अब इसमें जो इंटीग्रेटेड मैस्ट है और लो प्रोफाइल एंटीना है या लो प्रोफाइल एंटीना कॉन्फ़िगरेशन है, ये ओवरऑल जो स्टेल्थ प्रोफाइल है शिप की उसको भी काफ़ी ज़्यादा ये एनहांस करते हैं, रिलायबिलिटी को काफ़ी इंप्रूव करते हैं, और इसके अलावा ये मेंटेनेंस एफिशिएंट भी काफ़ी बताए जाते हैं। उसके पीछे की वजह है इसमें यूज़ की गई जो मॉडुलर डिज़ाइन है वो अलाउ करती है कि जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी आसान हो जाती है, जहाँ पर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का रिप्लेसमेंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और अब इन्हीं एंटीना को भारत में जापान और भारत के द्वारा मिल करके बनाया जाएगा, और ये भी भारत की जो फ्यूचर वॉरशिप्स हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को लेकर आ रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि एमका प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, या यूं कह लें एमका प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है, उनके द्वारा एक के बाद एक जो बड़े टेंडर हैं वो इशू किए जा रहे हैं। और अब यहाँ पर 4 नवंबर 2024 को एक प्रमुख टेंडर इशू किया गया था आडा के द्वारा, जहाँ पर आडा एमका में यूज होने वाली ईसीएस यानी इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम वाल्व्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं इनकी खरीद की बात की है। अब ये जो वाल्व होती हैं काफ़ी क्रूशियल कंपोनेंट होंगी एमका में, जो कि एयरक्राफ्ट के इन्वायरमेंटल सिस्टम को रेगुलेट करने और मेंटेन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, और ये इंश्योर करेंगी कि जो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और सर्वाइबिलिटी है अलग अलग ऑपरेशनल कंडीशंस में वो बनी रहें। अब ये जो टेंडर इशू किया गया है इसमें कुछ स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स की खरीद की बात की गई है, जिनका प्राइमरी फोकस होगा हाई परफॉर्मेंस एलॉय और स्टेनलेस स्टील पे, जो कि एरोस्पेस एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। और खासकर अगर हम बात कर रहे हैं एमका की,
तो एमका क्योंकि एक एडवांस फाइटर होने वाला है, तो इसमें जो चीज़ें हैं वो भी उच्च क्वालिटी की इस्तेमाल करी जाएंगी। अब जो मटेरियल्स मेंशन किए गए हैं टेंडर में, उसमें अलग अलग ग्रेड के जो निमोनिक है, इनकॉनल है और 17-4 पीएच स्टील है, जो कि अपने एक्सीलेंट स्ट्रेंथ, कोरोजन रेजिस्टेंस और थर्मल स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। इनके खरीद की बात की गई है। और आपको बता दें, अभी एमका को लेकर जो बड़ी टिप्पणी हुई है, उसमें तो यही कहा गया है टीआरडीओ की तरफ से कि 2035 तक भारतीय वायुसेना में जो एमका है, इसको ऑपरेशनल करने का जो टारगेट है, वो रखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि एमका के टोटल 2 वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें एमका मार्क 1 और मार्क 2 होगा। अब यहाँ पर जो बात की गई है डीआरडीओ की तरफ से, ये एमका मार्क 1 के संदर्भ में करी गई है। एमका मार्क 1 का डेवलपमेंट चल रहा है और फंड्स भी रिलीज कर दिए गए हैं। अब क्योंकि भारत पहली बार 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, तो जाहिर सी बात है चैलेंजेस काफी ज्यादा होंगे। लेकिन फिर भी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट है कि जो पहला प्रोटोटाइप है, ये 2027 से 28 तक देखने को मिल जाएगा और उसके बाद जो सिलसिलेवार टेस्टिंग है, ये 2030 तक पूरी कर ली जाएगी और एमका को प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा। अब तेजस मार्क 2 और एमका, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों सेम टाइमलाइन में ही हमें भारतीय वायुसेना में आते दिखाई पड़ेंगे। हमने पहले भी कहा था आपसे कि बोइंग वो कंपनी है जो हार मानने वालों में से नहीं है, और जब तक एमआरएफए या तो फाइनलाइज नहीं हो जाता या स्क्रैप नहीं हो जाता, तब तक बोइंग एक के बाद एक जो अट्रैक्टिव ऑफर है वो अपने फाइटर जेट्स को लेकर रखती रहेगी। अब हमने क्योंकि आपको बता दिया है कि F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को इस रेस से बाहर कर दिया गया है और अब वो एयरक्राफ्ट इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन बोइंग हार कहाँ मान सकती है। बोइंग ने अब अपना पूरा ताकत जो है वो F-15EX को पिच करने में लगा दिया है और बोइंग के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि F-15EX को लेकर के वो कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट दूसरे अपने कंपेटिटर्स को ना सिर्फ डोमिनेट कर रहा है, बल्कि भारतीय वायुसेना को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, जहां पर अगर भारतीय वायुसेना इनको इंडक्ट करती है तो ताकत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जो मैसिव पेलोड ये कैरी कर सकता है वो इस कैटेगरी में कोई दूसरा फाइटर नहीं कर सकता। दरअसल उन्होंने ये कहा कि जो F-15EX है, इसको लगातार वेपन अपग्रेड मिल रहे हैं और ये एक वेपन ट्रक के तौर पर ऑपरेट किया जा सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने ये तक कहा है कि F-15EX को कटिंग एज फीचर्स से इक्विप किया जा रहा है और अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी को भी प्राप्त कर चुका है, जो कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशन में एक बड़ा एडवांटेज भारत को दे सकते हैं। और एडवांस प्रोसेसर और 2 कंप्यूटर्स हैं, वो इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना चुके हैं और ये भारत के लिए एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म के तौर पर होगा, जो कि 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेकर चलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इस समय एमआरएफए है, उसमें अगर आप कैपेबिलिटी वाइज देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्रैक रिकॉर्ड F-15 ने मेंटेन करके रखा है वो दूसरे एयरक्राफ्ट के पास नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि बोइंग के साथ अगर बातचीत हुई तो एक लफड़ा बड़ा फंसेगा और वो होगा इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन का, क्योंकि भारत जाहिर सी बात है सुखोई 30 AMKI में अगर ब्रह्मोस A, रुद्रम 3 और रुद्रम 4 जैसी मिसाइल्स को आने वाले भविष्य में कैरी करेगा, तो भारत ये भी चाहेगा कि उनके जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनमें भी ये मिसाइल कैरी की जा सके। लेकिन क्या इसकी परमिशन बोइंग से मिलेगी, क्या इसकी परमिशन जो है वो अमेरिका से मिलेगी, ये अभी भी संदेह के घेरे पर है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।